नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए लक्षद्वीप के बारे में। आपने ये तो सुन ही रखा होगा कि लक्षद्वीप एक मूंगा द्वीप है या प्रवाल द्वीप है या कोरल आइलैंड है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रवाल, कोरल या मूंगा होता क्या है और इतने गहरे विशाल समुद्र में ये आइलैंड फॉर्म कैसे होते हैं, अर्थात बनते कैसे हैं। इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कोरल, प्रवाल या मूंगा होता क्या है। साधारण भाषा में आप मान के चलिए कि जैसे जमीन पर वन पाए जाते हैं, उसी प्रकार समुद्र के अंदर जो जलीय वन होते हैं उन्हें कोरल कहते हैं। वातावरण को स्वच्छ रखने में और जंगली जीवों के आवास और भोजन में जो भूमिका जमीनी सतह पर वनों की होती है, वही भूमिका कोरल्स की समुद्र के अंदर होती है। छोटी मछलियों से लेकर बड़ी शिकारी मछलियों तक टर्टल्स, ऑक्टोपस और भी जितने भी जलीय जीव होते हैं, इन्हीं में अपना निवास करते हैं और इन्हीं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना खाना प्राप्त करते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये इतने जरूरी हैं तो पूरे समुद्र में क्यों नहीं है। भाई, जमीन पर तो वनों की कटाई इंसान करने में लगा हुआ है, लेकिन समुद्र में मछलियां तो कुल्हाड़ी लेके बैठी नहीं है, तो ये फिर पूरे समुद्र में क्यों नहीं है। देखिए, इन कोरल्स को पनपने के लिए एक खास वातावरण की जरूरत होती है। सबसे पहले तो ये सिर्फ 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ही पनपते हैं। दूसरा, ये फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो इन्हें सनलाइट की भी जरूरत होती है। तो ना तो ये इतनी गहराई में जिंदा रह सकते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, और ना ही पानी से बाहर जिंदा रह सकते हैं। अब आप बोलोगे कि हम जब गोवा गए थे भाई, वहां तो ये मिले ही नहीं थे, वहां तो समुद्र के किनारे पर अंग्रेजों ने चश्मा लगा के पड़ी मिली थी। कोरल सिर्फ साफ पानी में पनपते हैं और इन सतही तटों पर होता है बहुत सारा कूड़ा और पॉल्यूशन, तो इन्हें पानी में वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते जो इन्हें जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं। होता क्या है कि जब समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, उसके अंदर से निकलने वाला मैग्मा जब लावा के रूप में समुद्र तल में जमता जाता है और समुद्र तल ऊपर उठ जाता है, धीरे धीरे इस पर कोरल्स पनपने लगते हैं। तो अब आप फिर से बोलोगे कि ये आइलैंड तो ज्वालामुखी से बना वॉल्केनिक आइलैंड हो गया, इसमें कोरल्स का क्या महत्व। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि लावा से जो चट्टानें बनती हैं वो बहुत भारी होने के कारण वापस जलमग्न हो जाती हैं, सबमर्ज्ड हो जाती हैं, लेकिन अनुकूल वातावरण होने के कारण कोरल्स उन पर पनपती रहती हैं। अब आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि ये जो कोरल्स आप देख रहे हैं, वास्तव में ये कोई पौधा नहीं होता, ये एक सी एनिमल होता है, एक समुद्री जीव होता है, लेकिन ऐसा एनिमल जो चल नहीं सकता। ये जो हिलती हुई ट्यूब या नली जैसी आकृति आपको दिख रही है, यही वो जीव है जिसे पॉलिप्स कहते हैं। ये समुद्र के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके फोटोसिंथेसिस की क्रिया से अपना भोजन निर्माण करते हैं, और समुद्र के खारे पानी में जो नमक होता है उससे कैल्शियम कार्बोनेट लेकर ये जो इनके नीचे आपको लोटे या कप जैसी आकृति दिखाई दे रही है, इसको इनका स्केलेटन कह लो, ढांचा कह लो, खोल कह लो या बेस कह लो, इसका निर्माण करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट समझते हो? कैल्शियम कार्बोनेट को हिंदी में कहते हैं चूना पत्थर। आपने कभी स्नेल को देखा हो, उसके ऊपर जो ये कठोर खोल जैसा रहता है, या आपके मंदिरों में जो शंख रहते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के ही होते हैं। तो ये पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट लेकर निरंतर इस खोल का निर्माण करते रहते हैं और इसका आकार बढ़ता रहता है। आप लोग जो अच्छे भविष्य के लिए हाथों में जो रत्न पहनते हैं मूंगा, वो यही मूंगा होता है जिसे प्रवाल या कोरल कहते हैं। जब एक कोरल मरता है तो उनका कैल्शियम कार्बोनेट का बनाया हुआ जो स्केलेटन है, जो मृत अवशेष उनका बचता है, उसी के ऊपर दूसरा जन्म ले लेता है, और ये प्रक्रिया ऊपर की तरफ निरंतर चलती रहती है जब तक ये पानी की सतह से ऊपर नहीं निकल जाते। और पानी के बाहर ये जिंदा नहीं रह सकते, तो पानी के ऊपर इनका वो चूने पत्थर का बनाया हुआ खोल ही रह जाता है। ये संख्या में अनगिनत होते हैं, मतलब हमारी गणना करने की जो क्षमता है उससे बाहर। तो धीरे धीरे हजारों वर्षों में ये ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर के जो स्केलेटन इकट्ठे होते रहते हैं, पानी की सतह से ऊपर उठ जाते हैं, और कालांतर में इन पर पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं, और इस तरह इन द्वीपों का निर्माण होता है। अगर आप कभी ऐसे कोरल आइलैंड पर घूमने जाओगे तो आपको वहां ऐसी नॉर्मल मिट्टी नहीं मिलेगी, आपको वहां ये चूने पत्थर की रेती देखने को मिलेगी। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये आइलैंड बनते कैसे हैं। भारत के पास अपना एकमात्र कोरल आइलैंड यही लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप शब्द संस्कृत और मलयाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 1,00,000 द्वीप, और वास्तविकता में भी लक्षद्वीप नाम किसी एक द्वीप का नहीं है। लक्षद्वीप
कुल 36 द्वीपों के समूह का नाम है जो 32 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, जिसमें से 12 अटोल आइलैंड हैं। एटोल का अर्थ जैसा अभी आपको बताया था कि वॉल्केनिक आइलैंड सबमर्ज्ड हो जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं और कोरल से बनी हुई एक छल्लानुमा सतह बाहर निकल आती है। अटोल आइलैंड के बीच में भी आपको समुद्र का खारा पानी भरा मिल जाएगा, जिन्हें लैंगून कहा जाता है। इनमें से 3 रीफ आइलैंड है। रीफ आइलैंड का मतलब है ऐसे कोरल्स जो स्वतंत्र तैरते हुए किसी अन्य द्वीप के कोने पर या किसी सबमर्ज्ड डूबी हुई चट्टान पर इकट्ठे होते जाते हैं और एक अलग आइलैंड बना लेते हैं। 5 आइलैंड अभी भी पानी के अंदर डूबे हुए हैं। सिर्फ 10 ही द्वीपों पर आबादी निवास करती है। अब बात कर लेते हैं इसके इतिहास के बारे में। शुरुआत में इन आइलैंड के एक समूह को लाकाद्वीप, दूसरे समूह को मिनिकॉय और तीसरे समूह को अमिनीद्वीप नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप का जिक्र सबसे पहले 1st सेंचुरी में एक ग्रीक नाविक द्वारा लिखी गई पुस्तक, अगर मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर पाऊं तो द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेयन सी में मिलता है। सही पढ़ पाया क्या मैं इसको? कमेंट में बताना। यहाँ इसका जो जिक्र है वो समुद्री कछुओं की जो सेल होती है, उनके ऊपर का जो कवच होता है, उसके स्रोत के रूप में किया गया था। यहाँ पर आकर बसने वाले जो पहले लोग हैं वो हिंदू ही थे। पुरातत्वविदों के अनुसार 5वीं सदी में यहाँ बौद्ध धर्म के होने के साक्ष्य भी पाए गए हैं। संगम काल में यहाँ पर चेरा साम्राज्य का शासन था। राजा चेरामन पेरुमल के समय में ही यहाँ बसने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। 7 से 8वीं शताब्दी के बीच अरब व्यापारियों के प्रभाव में यहाँ की आबादी का इस्लामीकरण हो गया। यहाँ की लोक मान्यताओं के अनुसार मदीना में जन्म लेने वाले उबैदुल्लाह जो इस्लाम धर्म के जो पहले खलीफा हुए अबू बकर अल सिद्दीक के संबंधी थे। एक रात उनको पैगंबर मोहम्मद ने सपना दिया कि जिद्दाह जाओ, जो कि सऊदी अरब में बसा एक शहर है, और वहां जाकर लोगों को इस्लाम से जोड़ो। उबैदुल्लाह नाव लेकर निकले, महीनों समुद्र में भी यात्रा करते रहे। एक दिन एक तूफान आया और उनकी नाव रास्ता भटककर एक द्वीप पर जा फंसी। थके हारे उबैदुल्लाह वहीं पर सो गए। उनको फिर से एक सपना आया कि अब इसी द्वीप पर इस्लाम का प्रसार करो। उन्होंने इस द्वीप पर रह रहे लोगों को इस्लाम अपनाने को कहा। शुरुआत में लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और उनके साथ मारपीट भी की। यहाँ के मुखिया ने उबैदुल्लाह को इस द्वीप को छोड़ने का आदेश दे दिया। वो यहाँ से जाने वाले थे, लेकिन उस मुखिया की लड़की उबैदुल्लाह से प्रेम करने लगी। उबैदुल्लाह ने उस लड़की से विवाह कर लिया और उसको नाम दिया हमीदत बीबी। मुखिया नाराज हो गया और अपने आदमियों के साथ उबैदुल्लाह को मारने के लिए चारों तरफ से घेर लिया। उबैदुल्लाह ने अल्लाह को याद किया। सभी लोगों को कुछ देर के लिए दिखना बंद हो गया और उबैदुल्लाह वहां से गायब हो गए। उबैदुल्लाह यहाँ से निकल जाने वाले थे, लेकिन फाइनली लोगों को उनकी शक्ति पर भरोसा हो गया और सभी लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उबैदुल्लाह ने आसपास की सभी द्वीपों पर रह रहे निवासियों को भी इस्लाम कबूल करवा दिया। बहरहाल अब यहाँ की 90% आबादी मुस्लिम है। जिस द्वीप पर आकर उबैदुल्लाह की नाव फंसी थी, उसी अंदरो द्वीप पर उबैदुल्लाह की मजार बनी हुई है। इसके बाद में 11वीं शताब्दी में लक्षद्वीप पर चोल साम्राज्य ने शासन किया। इसके बाद कन्नूर या केन्नानौर के राजाओं ने द्वीप पर शासन किया। 1498 में वास्को डी गामा के भारत आने के बाद पुर्तगालियों का भारत में प्रवेश हुआ। पुर्तगालियों ने गोवा और दमनदीप के साथ लक्षद्वीप पर भी अपना कब्जा कर लिया। यहाँ उनके बनाए हुए चर्च और किले आज भी देखे जा सकते हैं। यहाँ के निवासियों ने उनका विरोध किया। कई पुर्तगालियों को खाने में जहर मिलाकर मार दिया गया। अंत में आखिरकार 1545 तक लक्षद्वीप के निवासियों को पुर्तगालियों को यहाँ से खदेड़ने में सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद लक्षद्वीप पर एक मुस्लिम राजवंश अरक्कल का शासन हो गया, लेकिन कठोर शासन व्यवस्था से परेशान अमिनीद्वीप आइलैंड के कुछ लोगों ने टीपू सुल्तान से सहायता मांगी। 1787 में लक्षद्वीप पर टीपू सुल्तान का अधिकार हो गया। 1799 में टीपू सुल्तान ब्रिटिशर्स के हाथों मारा गया। लक्षद्वीप पर अब ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। कुछ द्वीप अभी भी अरक्कल साम्राज्य के पास ही थे। बदले में ब्रिटिशर्स इनसे टैक्स वसूलते थे। बाद में टैक्स ना देने पर इन द्वीपों को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया। 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज यहाँ से गए, उस समय भारत के नाम पर रियासतों में बटा एक बिखरा हुआ देश बचा था, जिसे एक करने का जिम्मा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के मजबूत कंधों पर था। सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरी शक्ति के साथ जिन्ना के तमाम रियासतों को पाकिस्तान में मिलाने के मंसूबों को रौंदते हुए भारत को आज का भारत बनाने में लगे हुए थे। लेकिन लक्षद्वीप पर किसी का ध्यान ना देना स्वाभाविक था, क्योंकि लक्षद्वीप को ब्रिटिशर्स ने अपने समय में ही मद्रास प्रेसिडेंसी में शामिल कर दिया था।
लेकिन सरदार पटेल जिन्ना की सोच से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो जानते थे कि लक्षद्वीप पर जिन्ना मुस्लिम आबादी बाहुल्य होने का हवाला देकर कब्जा करना चाहेगा। सरदार पटेल ने नेवी को आदेश दिया कि जाकर लक्षद्वीप पर भारत का झंडा लगा दीजिए, और कहा जाता है कि भारतीय नेवी के झंडा लगाने के महज आधा पौना घंटे बाद ही पाकिस्तान के सैनिक वहां पहुंचे, लेकिन भारत का झंडा पहले ही वहां फहराता हुआ देखकर वापस लौट गए। लक्षद्वीप पर भारत का अधिकार हो जाने से भारत का अब समुद्र की 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अधिकार है, क्योंकि 1982 में बने यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सी कन्वेंशंस के अनुसार किसी देश के जमीनी तट से आगे समुद्र में 12 नॉटिकल तक उसी देश का अधिकार होगा। नॉटिकल माइल अर्थात समुद्री दूरी को मापने की इकाई, जिसके 12 नॉटिकल माइल का मतलब करीब 22 किलोमीटर के बराबर है। 1956 में लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 1 नवंबर 1973 को लाकाद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी द्वीपों को मिलाकर इसे एक नाम लक्षद्वीप दे दिया गया। यहाँ पीने का पानी बिल्कुल नहीं है, वर्षा के पानी को ही संग्रहित करके पीने के काम में लिया जाता है। मिट्टी ना होने की वजह से सब्जियां भी नहीं उगाई जा सकती, तो सब्जियां और खाद्य सामग्री की सारी ज़रूरत की चीज़ें कोच्चि से ही मंगाई जाती हैं। हाँ, यहाँ नारियल, केला, पपीता और कुछ जंगली पेड़ पौधों की पैदावार अवश्य होती है। उम्मीद है लक्षद्वीप के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी कि आइलैंड फॉर्म कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है। तो जाइए, घूमकर आइए, और अगर घूमकर आ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।